हाँ जी, गुड इवनिंग। कल हमने इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 फिनिश किया था। अब हम कमर्शियल नॉलेज का चैप्टर 1 कर रहे हैं। आपकी बुक का पेज नंबर 129। पेज नंबर 129, बिजनेस and commercial knowledge and introduction. Business is all around. Do you agree? Business is all around. We encounter it, engage with it in numerous transactions on a daily basis. Each business has 6 honest servants. Rudyard Kipling reminds us, I keep 6 honest serving men. They taught me all I knew, and their names are what, why, when, how, where and who. बहुत ही ब्यूटीफुली आपका मॉड्यूल बनाया गया है और बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज की फर्स्ट लाइन रूडयार्ड किपलिंग की पोयम से एक स्टैंजा है। वो क्या स्टैंजा है कि आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन। मेरे पास 6 सर्विंग मैन यानी कि सर्वेंट्स हैं। मेरे पास 6 सर्वेंट्स हैं और कमाल की बात है कि मैंने जो कुछ भी सीखा है इन्हीं सर्वेंट से सीखा है। तो क्या क्या नाम है इन सर्वेंट्स के? तो नाम है व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हु। क्या ये सर्वेंट भी किसी को कुछ सिखा सकते हैं? और फर्स्ट लाइन का मतलब है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को इन 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन को अपने साथ रखना होगा। अगर रखेंगे तो बिजनेस सक्सेसफुल है, अगर नहीं रखेंगे तो बिजनेस शायद सक्सेसफुल ना हो। तो हमने जब इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो कितने सर्विंग मैन वहाँ पर आए थे? तो भाई व्हाट, हाउ, हु एंड फॉर whom, ये तो वहाँ पर आए थे। वाई, व्हेन एंड वेयर वहाँ पे नहीं था। और हमने डिस्कस किया था व्हेन एंड वेयर कि इतना प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको व्हाट, हाउ एंड फॉर whom का मतलब पता है। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस नॉलेज क्या कहती है? व्हेन का भी मतलब पता होना चाहिए, वेयर का भी पता होना चाहिए, और बहुत इम्पॉर्टेंट है वाई। आपने जो भी डिसीजन लिया, आपने वो डिसीजन क्यों लिया? जो भी डिसीजन आप लेते हो वो क्यों लेते हो? लाइफ में हम जो भी डिसीजंस लेते हैं, बिकॉज लाइफ एंड बिजनेस आर इंटरकनेक्टेड। जैसे आप लाइफ में चलते हो वैसे आप बिजनेस में चलते हो। ऐसा नहीं होता लाइफ में आप कुछ और तरीके से चलते हो और जैसे आप अपने ऑफिस में एंटर करते हो वैसे आप एक दूसरे रूप में आ जाते हो। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता होगा? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मतलब आप वैसे तो कुछ भी हो और जैसे ही आपने एमके गुप्ता सी एजुकेशन में कदम रखा आप डिसेंट, सिंसियर एकदम से बन गए हो। ऐसा नहीं हो सकता। आप जैसे हो आप वैसे ही रहोगे। तो लाइफ में डिसीजंस जब आप लेते हो तब क्या आप ये सोचते हो वाई? अगर आप सोचना शुरू करोगे तो बिजनेस में भी आप सोचोगे। और लाइफ में जो आप डिसीजन लेते हो तो क्या आपके वाई का आंसर ये आता है क्योंकि सब लोग कर रहे हैं इसलिए हमें भी करना है? ऐसा तो सारे ही करते हैं, क्योंकि सारे ही करते हैं इसलिए हमें भी करना है। आपने नारायण मूर्ति जी का नाम सुना है?
कौन है वो? इन्फोसिस के फाउंडर। इन्फोसिस के फाउंडर हैं तो रिच या पुअर? रिच। थोड़े रिच कि ज़्यादा रिच? ज़्यादा रिच। इन्फोसिस के फाउंडर हैं तो पैसे की कोई कमी नहीं है। उनकी वाइफ सुधा मूर्ति जी, सुधा मूर्ति जी ने लास्ट 21 ईयर्स में कोई शॉपिंग नहीं करी है, कोई शॉपिंग नहीं करी उन्होंने। अब गर्ल्स के लिए तो बड़ा मुश्किल है एक्सेप्ट करना, 21 साल से शॉपिंग नहीं करी, वो भी पैसा होने के बावजूद। और बॉयज़ के लिए क्या एक्सेप्टेबल है? नहीं, बॉयज़ के लिए भी ज़्यादा हो गया 21 साल। चलो हम गर्ल्स की तरह शॉपिंग नहीं करते, लेकिन 5-6 साल बाद तो कुछ खरीद ही लेते हैं। 21 साल तक उन्होंने शॉपिंग नहीं करी। वाई इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई इज़ इम्पॉर्टेंट। आप एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सभी को शो ऑफ करने की आदत होती है, सभी को, ठीक है? तरीका अलग अलग होता है। जो लोअर क्लास है, मेड, स्वीपर, ये जो क्लास है, आप इनको देखोगे, अगर कभी ये कोई फंक्शन कुछ होगा, ये बहुत सज कर आते हैं, एक्स्ट्रा शाइनिंग क्लोथ्स इनके होते हैं, ज्वेलरी, चमकीले। ये लोग जो लोअर क्लास है वो ऐसे शो ऑफ करती है। शो ऑफ कहें या कहें दूसरे शब्दों में, हम इम्प्रेस करना चाहते हैं। ये हमारी साइकोलॉजिकल नीड है। हम चाहते हैं सामने वाला हमसे इम्प्रेस हो, वो कहे कि हाँ हमारे में ये बात है। लोअर क्लास ऐसे इम्प्रेस करना चाहती है। मिडिल क्लास इम्प्रेस करना चाहती है गाड़ी के थ्रू। हमारे पास गाड़ी कौन सी है, हमारे पास मोबाइल कौन सा है। मिडिल क्लास ऐसे चलती है। तो भाई इम्प्रेस करना है तो क्या तरीका? कार, मोबाइल, ज्वेलरी। तो कहीं भी फंक्शन में जाना है तो आप अगर घर की लेडीज़ को कह दो कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लें, तो वो अच्छे से आपको बता देंगी कि आर्टिफिशियल कैसे पहन लेंगे। ओरिजिनल गोल्ड या डायमंड की ज्वेलरी चाहिए। आर्टिफिशियल क्यों नहीं पहन सकते? क्योंकि हम ओरिजिनल से ही सामने वाले को इम्प्रेस करते हैं। उसके बाद आती है अपर क्लास, रिच क्लास। ये इम्प्रेस करते हैं घर के थ्रू। इनके घर शानदार होंगे। आप घर में जाओगे तो आपको बस देखकर लगेगा आप किसी महल में आ गए हो। ये घर के थ्रू इम्प्रेस करते हैं, इनके घर शानदार होते हैं। और फिर आती है द वेल्दीएस्ट क्लास। हार्डली 10 to 15% ऑफ द सोसाइटी, द वेल्दीएस्ट क्लास, ये इम्प्रेस करते हैं एक्शन से, ये इम्प्रेस करते हैं अपने काम से। ये ना तो क्लोथ से इम्प्रेस करते, ना गाड़ी से, ना घर से। ये इम्प्रेस करते हैं अपने काम से। और क्योंकि नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति, वेल्दीएस्ट क्लास। सो सुधा मूर्ति सेड, आई हैव रियलाइज्ड कि इसका कोई एंड नहीं है। शी सेड, आई वॉज अ शॉपaholic, और मैं बहुत शॉपिंग करती थी, लेकिन मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, कितने भी कपड़े खरीद लो, इस डिज़ायर का एंड नहीं है। आपको बहुत अच्छे कपड़े मिल गए, आपने एक पार्टी में पहन लिए, तो फिर तो एंड होना चाहिए कि चलो अब सारे पार्टी में यही पहनेंगे। गर्ल्स कह रही हैं मैम क्या बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, हमने एक बार ही पहन लिया, दोबारा थोड़ी रिपीट कर सकते हैं। तो शी सेड, मैंने ऑब्जर्व करके देखा, इस डिज़ायर का कोई एंड नहीं है। इस पर आप कितना ही स्पेंड कर लो, आपको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। सो शी टुक अ डिसीजन, आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनीथिंग फॉर मी। अब वो सिर्फ नेसेसिटीज़ जो हैं वो मार्केट से परचेज़ करती हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो कहीं ट्रैवल कर रही थी, और वो बिज़नेस क्लास से डेफिनेटली ट्रैवल कर रही थी। तो वो बोर्डिंग पास लेने के लिए जो है वो लाइन में खड़ी हुई थी, और उनके आगे 2 पैसेंजर और थे।
तो जो उनके आगे वाला पैसेंजर था, उसने सुधा मूर्ति जी को देखा, उसने पहचाना नहीं, उसे नहीं पता था। तो उसने अपने फ्रेंड को कहा कि आजकल लगता है गांव के लोगों को भी बिजनेस क्लास दे दिया जाता है, बिकॉज अगर आपने 21 ईयर से शॉपिंग नहीं करी तो आप जो कपड़े पहन रहे हो वो डेफिनेटली फेड हो चुके हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपने पहना हुआ है तो सामने वाला आपको देख करके जज कर रहा है। कैसे जज कर रहा है? आपके कपड़ों के बेसिस पे। तो उसने अपने फ्रेंड को कहा कि आजकल गांव के लोगों को भी लगता है बिजनेस क्लास में एंट्री मिल जाती है। सुधा मूर्ति जी ने सुना एंड शी जस्ट स्माइल्ड। और जब वो आगे वाला पैसेंजर बोर्डिंग पास लेने के लिए गया तो जो टिकट काउंटर पे थे उन्होंने उसको कहा कि आपको पता है आप जिस लेडी के बारे में बात कर रहे हैं वो कौन है, जो आपके पीछे लेडी खड़ी हैं? तो उन्होंने बताया कि ये सुधा मूर्ति जी हैं। और उसके बाद वो पैसेंजर जो है वो बहुत एम्बैरेस हुए और उन्होंने सुधा मूर्ति जी को जो है सॉरी बोला। और सुधा मूर्ति जी ने उन्हें सिर्फ ये कहा कि मैं आपको ये कहना चाहूँगी, डोंट जज अ पर्सन बाय हिज और हर क्लोथ्स। पर्सन की पहचान कपड़ों से नहीं होती, पर्सन की पहचान उसके काम और उसकी सोच से होती है। लेकिन एक अलग सोच रखने के लिए दुनिया से हट के चलना पड़ता है। दुनिया को आप कहो 21 साल से शॉपिंग नहीं करी, दुनिया कहेगी पागल है, इतने तो पैसे हैं इनके पास। कोई बड़ी बात नहीं, आप में से किसने सोचा हो पैसे बचा के इन्वेस्ट करे होंगे, बस शॉपिंग करी नहीं, बस दुनिया यही कहेगी। तो कुछ अलग करना है तो दुनिया से हट के चलना पड़ेगा। पर जो लोग कुछ अलग करते हैं वो हट के चलते हैं और वो जीते भी हैं अपनी लाइफ भी और अपना बिजनेस भी। मार्क ज़करबर्ग को आपने कभी अगर देखा हो इंटरव्यू में या उनकी पिक्स, उन्होंने हमेशा क्या वियर किया होता है अगर आप नोटिस करें तो ब्लू जीन्स एंड ग्रे शर्ट। फर्स्ट टाइम उन्होंने लास्ट ईयर एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने ब्लू जीन्स के साथ नेवी ब्लू शर्ट पहनी है पहली बार। अदरवाइज इतने सालों में वो क्या, कोई भी उनका पब्लिक अपीयरेंस हो, कोई भी एक ही ड्रेस है, ब्लू जीन्स एंड ग्रे शर्ट। अगर आप स्टीव जॉब्स का कोई भी इंटरव्यू देखें, उनकी एक ही ड्रेस है, ब्लू जीन्स एंड ब्लैक टी शर्ट, दैट्स इट। तो उनसे कई जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपके पास इतना पैसा है, ये तो चलो पक्का यकीन है कि कपड़े तो आप चेंज करते होगे, लेकिन आप सेम जो है आपके पास कई सेट्स हैं इसका मतलब, लेकिन आप सेम सेट इतने सारे रख रहे हो और आप मतलब डिफरेंट, आपको कुछ नहीं पहनना। दोनों का एक ही रिप्लाई था, हम अपनी लाइफ का क्रूशियल टाइम इन डिसीजंस पे नहीं लगाना चाहते कि हर रोज सुबह उठकर ये सोचें कि आज पहनना क्या है। टाइम बहुत क्रूशियल है, पहनना क्या है ये बहुत इममटीरियल चीज़ है, मेरे पास करने के लिए और बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। दोनों ने कहा हम समय उस पर लगाना चाहते हैं। आप बिल गेट्स को कभी भी देख लीजिए, उनका ड्रेस कोड आप देख लीजिए। आप लोग तो शायद ब्रांड्स के पीछे जाते होंगे, ये लोग तो ब्रांडेड चीज़ें पहनते ही नहीं, इनके पास तो कोई पैसे की कमी नहीं है। कभी भी आप देखेंगे सिंपल लिविंग, ड्रेस आप देखेंगे बहुत सिंपल है, सिंपल चीज़ें कभी भी आप देख लीजिए। बिल गेट्स कभी भी आप देखेंगे सिंपल शर्ट और ट्राउज़र, उसमें कुछ शो ऑफ नहीं, कुछ नहीं, सिंपल ड्रेसिंग होती है, इसलिए कि शो ऑफ करने का तरीका इनके पास क्या है, अपना काम। और एक स्टडी कहती है ये जो हमारे इम्प्रेस करने के तरीके हैं ये हम पे उल्टे पड़ते हैं। लोअर क्लास चमकीले कपड़ों से इम्प्रेस करती है, इसलिए उसकी सारी सैलरी उन कपड़ों को खरीदने में वेस्ट हो जाती है और वो हमेशा लोअर क्लास रहते हैं। मिडिल क्लास शो ऑफ करती है कार, मोबाइल और ज्वेलरी से, ये अपनी सारी सैलरी को इस पे स्पेंड कर देते हैं, क्योंकि मोस्टली ये सामान सैलरी से मिलता भी नहीं, ये लोन लेते हैं और उसका इंटरेस्ट चुकाते चुकाते इनकी सैलरी ख़त्म हो जाती है, तो ये हमेशा मिडिल क्लास पर ही रह जाते हैं। अपर क्लास स्पेंड करती है घर पे, इनकी सारी सैलरी इस पे स्पेंड हो जाती है, इससे ऊपर बढ़ नहीं पाते। वेल्थिएस्ट क्लास
स्पेंड करती है कामों पे, इसलिए वो हमेशा वेल्दिएस्ट होती जाती है। तो कहते हैं कंट्रास्ट है हमारा इम्प्रेस करने का तरीका, हमारे इम्प्रेस करने के तरीके की वजह से हमारे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और हम जिस लेवल पर हैं हम उसी लेवल पर रह जाते हैं। तो इसलिए लाइफ में कुछ भी करना है, इन लोगों को साथ रखना है। कोई भी काम इसलिए नहीं करना कि 4 लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 लोग क्या सोचेंगे अगर वो भी हम ही सोचेंगे तो 4 लोग क्या सोचेंगे ये तो आपको पता ही है। तो 4 लोगों को सोचने दो जो सोचना है। कहते हैं 4 लोग क्या कहेंगे ये सोचकर हम पूरी ज़िंदगी अपनी बदल देते हैं, जो करना चाहते हैं वो करते नहीं, और एंड में 4 लोग बस यही कहते हैं राम नाम सत्य है। कहते हैं ये कहानी है 4 लोगों की। तो इसलिए 4 लोग क्या कहेंगे ये सोच के कभी जीवन मत जीना, तुम तो पूरा जीवन उनके लिए बदल दोगे, वो एंड में कह के चलते बनेंगे राम नाम सत्य है। क्योंकि अर्थी को कंधा देने के लिए कितने लोग चाहिए? 4 लोग ही चाहिए। इसलिए जीवन में जो करना है डिसीजन अपने आप लेना है, जो खुद को सही लगे वो करना है, जो बाकी सब करते हैं उसको फॉलो नहीं करना, ठीक है। तो इतनी बात समझ के कि बिजनेस के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अब फर्स्ट चैप्टर में आपको बता रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ BCK फॉर चार्टेड अकाउंटेंट्स। ये हमने वैसे कल ही डिस्कस कर लिया था, इम्पॉर्टेंस ऑफ BCK फॉर चार्टेड अकाउंटेंट्स। अब एक बार आप ये तीनों पॉइंट रीड आउट कर लो, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी, डन। सिंपल है, ये तो पॉइंट्स हमने कल भी डिस्कस किए थे कि भाई इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इस नॉलेज की ज़रूरत है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, इट सेज BCK इज वास्ट, BCK इज एक्लेक्टिक, एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग। तो BCK इज वास्ट, ये जो नॉलेज है ये बहुत वास्ट है। देखिए कितनी वास्ट है, इसका एक हिंट मैं आपको दिखाती हूँ। आप आइए आपकी बुक के पेज नंबर 176 पे। पेज नंबर 176 और हमारे चैप्टर का नाम है कॉमन बिजनेस टर्म्स। मतलब इसमें कोई टॉपिक नहीं है, इसमें सिर्फ छोटी छोटी टर्म्स हैं। कौन सी टर्म्स? जो बिजनेस में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। 176 से स्टार्ट हो रहा है ये, फिर 177 पे कंटिन्यू हो रहा है। बात समझ गए आप? आगे चल रहे हैं आप 178, 179, फिर आप आगे चल रहे हैं 80, 81, फिर आप आगे चल रहे हैं 82, 83, 84, 85, 86, 87, ठीक है। तो बात आप उम्मीद है समझ गए। BCK इज वास्ट, कहीं कोई टॉपिक नहीं है इतने पेजेस में, एक भी टॉपिक नहीं है, शब्द हैं। हम बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए कहा जाता है BCK इज वेरी वास्ट। BCK इज एक्लेक्टिक, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में कर लिया था। हमने लिखा था इट इनकॉर्पोरेट्स टूल्स फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन्स, उसी का अच्छे वाला वर्ड है BCK इज एक्लेक्टिक।
BCK इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग। ये तो BCK हो या कोई भी फील्ड हो, एवरी फील्ड इज इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग, रेगुलरली इवॉल्व होती है, नई नई टीचिंग्स आती हैं जो सब्जेक्ट के अंदर जुड़ती जाती हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या आप लोग पेंटिंग करते हो? अच्छा, कितने कितने पेंटर्स हैं हमारे पास? कितने स्टूडेंट्स पेंटिंग करते हैं? ओके। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हो? तो कितने म्यूजिक लवर्स हमारे पास हैं? ओके। अच्छा, डांस आपका पैशन हो, डांस, ओके। सिंगर्स भी क्या है हमारे पास? सिंगर्स भी हमारे पास हैं। हाँ, बच्चे कह रहे हैं मैम कभी इनकी परफॉर्मेंस हो जाए। ठीक है, कोशिश करेंगे ज़रूर, अगर करवा सके तो ज़रूर करवाएंगे। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, अब जो बच्चे कुछ नहीं करते इनमें से वो सोच रहे हैं हम कहाँ हाथ उठाएं। हाँ ना, हम सिंगिंग करते। आप लोग क्या करते हो बताओ? गेम्स खेलते हो मोबाइल पे? हाँ, देखो अब ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, पेंटिंग करना, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना, क्या इन सब एक्टिविटीज़ में आपको मज़ा आता है? बहुत मज़ा आता है। कितनी देर कर सकते हो? बहुत देर कर सकते हो। लेकिन मान लो पापा आपसे पूछे कि बेटा आज कितनी पढ़ाई करी, हाँ, और आप कहो कि आज तो एक्चुअली गिटार की प्रैक्टिस कर रहा था और उसी में समय निकल गया, तो उसके बाद पापा शाबाशी देंगे? नहीं देंगे ना। इस एक्टिविटी में आपको मज़ा तो बहुत आया, पर पापा ने कहा ये बेकार का काम है। क्यों? इससे तुम्हारा करियर नहीं बनेगा। तो एक्टिविटी पापा की नज़रों में क्या हो गई? नॉन इकोनॉमिक। इससे फ़ायदा कुछ नहीं होना। और अगर तुम बिजनेस करो, सीए बन के अपना काम करो, तो ये एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक, क्योंकि रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलेगा। मम्मी आपके लिए हर रोज़ खाना बनाती हैं, कौन सी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक। कभी वो आपसे पैसे लेती हैं? नहीं। तो वो क्यों बनाती हैं आपके लिए खाना? आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। जो काम लव एंड अफेक्शन की वजह से किया जाता है, दैट इज नॉन इकोनॉमिक। और कल को आप अपना रेस्टोरेंट ओपन कर लो, आपका बड़ा मन है, रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, वहाँ पर आप दिन रात लोगों को खाना खिला रहे हो, एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक। तो अब एक बार पढ़ के देख लीजिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस चीज़ पर बेस होती हैं? रैशनल बिहेवियर पे। रैशनल बिहेवियर क्या है? मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नॉर्मली लाइवलीहुड के लिए की जाती हैं, इनकम जनरेटिंग। इसके कंट्रास्ट में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस लिए होती हैं? ये हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देती हैं। तो जितने भी हमने अभी एग्जांपल्स किए, पेंटिंग या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना या सिंगिंग, ये प्रैक्टिस करना, या डांसिंग, जो भी ये सब कुछ करते हैं वो कभी डिप्रेशन में जा नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ये सारी एक्टिविटीज़ आपको क्या देती हैं? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। और साइकोलॉजिकली अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं बन सकते। इसलिए अगर आप में से कोई डिप्रेशन का शिकार है तो आप मेडिसिन जो ले रहे हो उसके अलावा आपको क्या करना है? कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी में जो है आप अपना ध्यान लगाओ। जो बच्चे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं वो इस बात को शायद अप्रिशिएट कर पाएंगे कि जब हम प्ले कर रहे होते हैं कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पूरी दुनिया से कट जाते हैं, टोटली हम उसके अंदर खो जाते हैं। और वो
सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर हमारा होता है। सोचो पल भर के लिए तुम्हारे दिमाग से ये सब निकल जाए, सीए, अकाउंट्स, मैथ्स, लॉ, सब निकल जाए। देखो कितनी खुशी आ रही है चेहरे पे। यही चीज़ है कि कोई ना कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आप ज़रूर करो। जितनी देर करोगे ना, दिमाग से ये सब निकल जाएगा, एकदम फ्रेश हो जाएगा माइंड। उसके बाद पढ़ोगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होगी। तो बिजनेस तो हम समझ गए कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक। और बिजनेस को डिफाइन कैसे किया है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेडिंग, ये सब मिलाकर के क्या बोलते हैं, बिजनेस। उसके बाद ऑब्जेक्टिव हम बाद में करेंगे, पहले हम देख रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हम सबको पता है सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, और एक यहाँ पर और है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये भी शायद आपने पढ़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे पार्टनरशिप और कंपनी, ये मैंने यहाँ पे सिर्फ नाम लिखा है इसलिए क्योंकि लॉ में आप पूरा पूरा एक्ट पढ़ रहे हो। तो जो एक्ट पढ़ रहा हो उसको ये हम क्या दिखाएं, जिसके पास पूरी रोशनी हो उसको दिया क्या दिखाएं। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स यहाँ पर मैं लिखूंगी, आप तो पूरा एक्ट पढ़ रहे हो इसलिए उनका सिर्फ नाम है। और अभी हम देख रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। मेरे ख्याल से कुछ समझाने को इसमें है नहीं, आप एक बार पढ़ लो, कोई डाउट आपको हो तो आप पूछ लो। क्योंकि सोल प्रोप्राइटर के तो हमने फाइनल अकाउंट्स भी कर लिए हैं और आपको अच्छे से ये चीज़ पता है, फिर भी आप एक बार रीड आउट कर लो इससे। हाँ जी, पढ़ लिया। तो कैपिटल कौन प्रोवाइड करेगा, सोल प्रोप्राइटर। रिस्क किसका होगा, सोल प्रोप्राइटर का। लायबिलिटी किसकी होगी, सोल प्रोप्राइटर की। गोइंग कंसर्न स्टेटस क्या है, सोल प्रोप्राइटर की। डेथ तक जो है बिजनेस चलेगा, उसके बाद लीगल एयर्स इसको कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं। और सोल प्रोप्राइटर का सबसे बड़ा फायदा, तुम्हें बस यही दिखता है ना, प्रॉफिट, में और कुछ नहीं दिखता है ना। सबसे बड़ा फायदा है पर्सनल रैपो विद कस्टमर्स। कस्टमर के साथ आप पर्सनली इन्वॉल्व हो, तो कस्टमर कहाँ सेटिस्फाइड है, कहाँ डिससेटिस्फाइड है, आप डायरेक्टली देख सकते हो। इसलिए जहाँ डिससेटिस्फाइड है उन चीज़ों को आप इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को तो बस क्या दिखता है, प्रॉफिट। सोल प्रोप्राइटर का ये फायदा है, सारा प्रॉफिट इसका। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। A joint Hindu family in India is by default a HUF. Now what is an HUF? Family is formed by marriage. Let's call it first generation. After marriage there is second generation comprising the siblings. These siblings grow up, get married, have children. Now there is third generation, consortium of cousins. Thus there is grandfather, father and grandchildren. These three successive generations are known as Hindu undivided family. तो मतलब क्या हुआ, आपके दादा दादी, आपके दादा दादी के बच्चे कौन हुए, आपके पापा, आपके चाचा जी, आपके ताऊ जी, आपकी बुआ जी। ठीक है, सिर्फ आपके पापा नहीं है और भी सब हैं। तो आपके दादा दादी और उनके बच्चे, पापा, चाचा, ताऊ जी, बुआ जी, और फिर उन सब की मैरिज हो गई और उनके बच्चे, तो आप जो है इस दुनिया में आ गए। तो ये तीनों जनरेशन मिलाकर के क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मतलब आप, आपके पापा और आपके दादाजी।
तो तीनों फैमिलीज को मिला लिया जाए, सो दिस इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. Members of HUF naturally join each other in business without the requirement of any contract. There is an instant trust among the family members as compared to partnership with strangers. तो जो आपके पापा का बिजनेस है, आपके मन से फीलिंग आती है मेरा ही है, बस यही बात है. कह रहे हैं भाई HUF के अंदर क्या बात है, नेचुरली ज्वाइन द बिजनेस. फैमिली मेंबर्स नेचुरली बिजनेस में ज्वाइन करते हैं. क्या आपको कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए. इतनी सी क्वालिफिकेशन चाहिए कि आप यहाँ पैदा हो जाओ इस फैमिली में. बस इस फैमिली में आप पैदा हो गए. अब इस फैमिली का बिजनेस किसका बिजनेस है? आपका बिजनेस है. और क्या इस फैमिली में आपस में मेंबर्स में ट्रस्ट होगा? अगर आप कर्म करेंगे तो ट्रस्ट होगा, अगर आप कांड करेंगे तो ट्रस्ट नहीं होगा. इसलिए कोशिश करें कर्म आप सही करें ताकि पापा का ट्रस्ट आप पे बना रहे. तो भाई म्यूचुअली फैमिली मेंबर्स का एक दूसरे पर ट्रस्ट रहता है. द फैमिली मेंबर्स आर ऑटोमेटिक को ओनर्स बाय बर्थ. ओनरशिप इन फैमिली बिजनेस is an ascribed rather than earned status. तो आपने कुछ किया नहीं है कि वो बिजनेस आपको मिले, बस क्योंकि वो फैमिली का बिजनेस है तो वो आपको मिल जाता है. Decision making is quick. In the absence of other active members, the head of the family, known as कर्ता, takes all the decision. तो घर में डिसीजन सारे कौन लेते हैं? पापा लेते हैं. पापा जैसे कह देते हैं वैसे हो जाता है. अगर आप पापा के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप क्या करेंगे? या तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे या फिर आप जाएंगे दादाजी के पास कि भाई अपने बेटे को जो है समझा लो. ठीक है. तो जो भी करता है वो जो है फैमिली में डिसीजन लेंगे, चाहे आपके पापा चाहे आपके दादाजी, जो भी हेड ऑफ द फैमिली है, क्योंकि वो सारे काम करते हैं इसीलिए उनका नाम क्या है? कर्ता. Though the word Hindu is conspicuous, the definition of HUF includes Buddhist, Jain, Parsi and Sikh families. तो यानी कि अगर हम बात करें मुस्लिम फैमिली की तो वो HUF का पार्ट नहीं होंगी, उनको मुस्लिम फैमिली ही कहेंगे. लेकिन जैन फैमिली HUF कहलाई जाएगी, पारसी फैमिली HUF कहलाई जाएगी, सिख फैमिली HUF कहलाई जाएगी. HUF enjoys a separate entity status under the Income Tax Act, but HUF cannot earn income. Definitely HUF की तो इनकम नहीं होगी, बाकी सब मेंबर्स की जो है इनकम होगी. बाकी HUF को इनकम टैक्स में बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, पर जानने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा CA इंटर तक. M.K. गुप्ता सर से जब आप टैक्स पढ़ोगे तब वहाँ पर ये सब आपको पता चलेंगे बेनिफिट्स. ठीक है. फिर आगे आए. फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग HUF, relevant law is the Hindu Succession Act 1956. In the event of insolvency, Karta's personal assets shall be liable. However, the liability of other family members is limited to the extent of their share in the co-parcenary. Going concern HUF का क्या होता है? जब तक फैमिलीज इकट्ठे हैं तब तक गोइंग कंसर्न. अगर फैमिली में झगड़ा हो गया और फैमिली अलग अलग हो गई तो गोइंग कंसर्न टूट जाएगा. जैसे अंबानीज के केस में झगड़ा हो गया, दोनों भाई अलग अलग हैं तो गोइंग कंसर्न टूट गया. जब तक फैमिलीज एक साथ हैं तब तक गोइंग कंसर्न चलता रहेगा. उसके बाद सक्सेशन ऑफ ओनरशिप. आपके दादाजी की प्रॉपर्टी क्या आपके पापा को मिलेगी? हाँ. आपके पापा की प्रॉपर्टी क्या आपको मिलेगी? हाँ. अगर आप अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो आपको मिलेगी. कैसे मिलेगी? बाय विल. तो विल के थ्रू जो है ओनरशिप ट्रांसफ़र होती जाएगी. उसके बाद पार्टनरशिप, LLP और कंपनी. फिर अगले पेज पर आते हैं. नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक
इंस्टीट्यूट आपको क्यों समझा रहा है पता नहीं, शायद आपको बताना चाहता है बिजनेस भी देख लो क्या है, प्रोफेशन भी देख लो क्या है, एम्प्लॉयमेंट भी देख लो, उसके बाद डिसीजन ले लेना कि भाई क्या करना चाहिए। बिजनेस की बात करें, सबसे पहले तो एजुकेशन। क्या बिजनेस करने के लिए कोई एजुकेशन आपको चाहिए? नहीं। तो कहते हैं भाई बिजनेस वाला दिमाग होना चाहिए, बस बिजनेस माइंड होना चाहिए, बाकी एजुकेशन आपको कोई नहीं चाहिए। प्रोफेशन के लिए बिल्कुल चाहिए, डिग्री चाहिए, इसके बिना काम नहीं बनेगा। जॉब के लिए डिग्री चाहिए, जो भी जॉब आप ढूंढ रहे हो उसके अकॉर्डिंग डिग्री आपको चाहिए। ठीक है, तो जिसको पढ़ने लिखने का शौक ना हो वो बिजनेस कर ले, और जिसको पढ़ने लिखने का शौक हो प्रोफेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट। दूसरी बात करें इन्वेस्टमेंट की, क्या आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा? तो अगर आपको बिजनेस करना है बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सीए बनने के लिए, सीए बनने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। अच्छा, सीए बनने के बाद इन्वेस्टमेंट चाहिए? हाँ, थोड़ा बहुत चाहिए। अगर आप अपनी प्रैक्टिस करोगे, अपना ऑफिस खोलोगे, तो भाई प्रीमाइसेस भी चाहिए, थोड़े एसेट्स भी चाहिए, थोड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। जॉब में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, हमें तो कुछ करना नहीं, बॉस का प्रीमाइसेस है, बॉस के सारे एसेट्स हैं, हम जाएंगे काम करके आ जाएंगे। रिटर्न की बात करें तो बिजनेस का रिटर्न क्या है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट की सर्टेनिटी कितनी है? अनसर्टेन। प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो कितना होगा पता नहीं। प्रोफेशन का रिटर्न है फीस, जैसे हमारी ऑडिट फीस, उसकी सर्टेनिटी, उसकी सर्टेनिटी क्या है? सर्टेनिटी इन द सेंस, क्या ऐसा है कि कोई प्रोफेशनल अनएम्प्लॉयड हो? ऐसा नहीं है, ये तो बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है। प्रोफेशनल हमेशा एम्प्लॉयड होगा, वो डिपेंड करेगा कम फीस है या ज़्यादा फीस है, तो फीस आपको मिलती रहेगी। और एम्प्लॉयमेंट में सर्टेन है सैलरी आपको मिलेगी, लेकिन सैलरी जब मिलती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो ऐसा कहा जाता है सिर्फ गुजारा हो जाता है आपका सैलरी से। सैलरी कभी भी आपको लग्जरियस लाइफ नहीं दे सकती। हाँ, वो अलग बात है, आप गूगल के सीईओ हैं और आप सैलरी ले रहे हैं, वो एक अलग ही सैलरी है। जनरली सैलरी से कहा जाता है गुजारा होता है, बस रोजी रोटी चल जाती है, उससे ज़्यादा लाइफ सैलरी आपको नहीं देती। ठीक है, उसके बाद हाँ, फ्रीडम। फ्रीडम, अगर आपको छुट्टी लेनी है, बिजनेस में पूरा फ्रीडम है, आपका अपना काम है, छुट्टी ले लो। प्रोफेशन में थोड़ा फ्रीडम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है, आप ले सकते हो छुट्टी। क्योंकि आपके केस में क्या है, एक डेट है जब तक आपको ऑडिट कंप्लीट करना है, तो आपको छुट्टी लेनी है, आप लो। आपको ये देखना है ऑडिट टाइमली कंप्लीट होना चाहिए, तो वो आपका डिसीजन है कैसे छुट्टी लोगे। जॉब में, जॉब में छुट्टी नहीं मिलेगी। और अगर बिजनेस हमारे जैसा हो तो छुट्टी भी मिलेगी, दुआएं भी मिलेंगी। जैसे मैं कहूँ कल अगर आपकी छुट्टी कर दें हम, तो छुट्टी भी मिलेगी और दुआएं भी मिलेंगी, ऐसा भी हो जाता है। इतना फ्रीडम भी बिजनेस में मिल जाता है। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स बिजनेस करना चाहते हैं और कितने स्टूडेंट्स सीए बनने के बाद अपना काम करना चाहते हैं और कितने सीए बनने के बाद जॉब करना चाहते हैं? जॉब कहाँ पे करोगे आप? पहली प्रायोरिटी बिग 4, अगर वहाँ से कहीं पे जॉब मिल जाए, नहीं तो फिर बिग 10। वैसे तो बिग 4 ही हैं, लेकिन हमने अपने हिसाब से नंबर तो बना ही रखे हैं कि 4 के बाद ये आती है, फिर ये आती है, फिर ये आती है। तो टॉप 10 में, वहाँ पे नहीं मिलती तो टॉप 20 में, वहाँ पे भी नहीं मिलती तो जहाँ पे मिलती है ले लो। ठीक है, अब एक बार पढ़ के देखते हैं पेज नंबर 132, डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एक बार पढ़ लीजिए, पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए।
और अगर आप पढ़ लें, कंप्लीट कर लें, तो फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स वाला एक टॉपिक है ना, वो मैंने यहाँ पे छुड़वा दिया है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में ना सिर्फ नेम दिए हुए हैं कि ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, ये ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव है। आगे चैप्टर आएगा, उसमें डिटेल में सारे ऑब्जेक्टिव हैं, हम उसमें पढ़ेंगे। इसमें मैंने छोड़ दिया है, लेकिन बुक में मैंने डाल दिया है कि भाई ये आपको ध्यान रहे, चैप्टर का पार्ट है, पर हम पढ़ेंगे बाद में। ये दोबारा से रिपीट होगा इन दी चैप्टर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। वहाँ पर है एंटरप्रेन्योर के ऑब्जेक्टिव्स, वहाँ पर हम रीड आउट करेंगे। तो उसके अलावा छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े से ही क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 16। कंपनी और पार्टनरशिप से रिलेटेड आंसर्स मैंने लिख दिए हैं, क्योंकि मुझे अभी आइडिया नहीं है आपने लॉ कहाँ तक पढ़ा है। तो अगर आपको आंसर पता हो तो आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप आंसर मार्क कर लीजिएगा।
हाँ जी, स्टार्ट करें। कितने बच्चे कर रहे हैं अभी? हाँ जी, अब स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर इज कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन नंबर 2, डिटर्मिनेशन। थर्ड, कॉन्फिडेंस। फोर्थ, बेसिक्स। फिफ्थ, और आपकी आवाज़ बता रही है कि कोई डाउट नहीं है। सिक्स्थ, डिटर्मिनेशन। सेवेंथ, डिटर्मिनेशन। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फैमिली मेंबर्स ऑटोमेटिक ओनर्स भी होंगे और फैमिली बिजनेस में सभी की इन्वॉल्वमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 8, बेसिक्स। क्योंकि हमने डोमेस्टिक यूज़ के लिए कुछ किया है तो इसलिए वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, आंसर इज डिटर्मिनेशन। मतलब ये डेफिनेशन होती है, पार्टनरशिप में बी फॉर्म टू कैरी ऑन एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। क्योंकि ये डेफिनेशन आती है इसलिए सोशल एंटरप्राइज इज ऑड वन आउट। क्वेश्चन ये है, सेलेक्ट दी ऑड वन आउट। फिर क्वेश्चन नंबर 11, तो आंसर इज बेसिक्स, बिकॉज देयर कैन बी पार्टनरशिप बिटवीन नेचुरल पर्सन्स or artificial persons or any combination of natural and artificial person. There cannot be any partnership between the partnership firms. बाकी आप लॉ पढ़ोगे वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, डिटर्मिनेशन। 13th स्टेटमेंट इज ट्रू, शेयर होल्डर के पर्सनल एसेट्स लायबल नहीं होंगे। 14th ट्रू। 15th फॉल्स। HUF is not a body corporate. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, कुकिंग ऑफ फूड बाय द होम मेकर, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। डब्बा वाला पिक्स अप द फूड, इकोनॉमिक। प्लेइंग ऑफ पियानो एज अ हॉबी, नॉन इकोनॉमिक। पियानिस्ट इन अ बैंड, इकोनॉमिक। म्यूजिक कंपोजर, इकोनॉमिक। एल्डर सिबलिंग असिस्टिंग यंगर, नॉन इकोनॉमिक। और ऐसा भी हो सकता है यंगर सिबलिंग असिस्टिंग एल्डर। कभी कभी होता है जब हमें सिविक्स की बुक खोलनी पड़ती है और पता नहीं कितनी बुक्स खोलनी पड़े, दोनों ही नॉन इकोनॉमिक। गिविंग प्राइवेट ट्यूशंस, इकोनॉमिक। शॉपिंग, इकोनॉमिक, क्योंकि शॉपिंग में मनी इन्वॉल्व है। विंडो शॉपिंग इज नॉन इकोनॉमिक, शॉपिंग इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। Then cycle repair, economic. Ice cream vendor, economic. Exercising in the park, non-economic. Fitness training, economic. Volunteering in an old age home, non-economic. Employment, economic. हालांकि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन एम्प्लॉयमेंट है। एंड लॉन्ड्री शॉप इज इकोनॉमिक। ठीक है, तो ये छोटा सा प्यारा सा चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है। उम्मीद है कोई डाउट आपको नहीं होगा। हाँ जी, 8 क्वेश्चन में क्या हो गया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट कंप्राइज बिजनेस? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बाय अ हाउस होल्ड फॉर प्रॉफिट। आपने प्रॉफिट के लिए किया, बिजनेस एक्टिविटी हो गई। क्या चीज? हाँ, रेगुलर तो नहीं है लेकिन कोई भी ट्रांजैक्शन
जिसमें आपने प्रॉफिट अर्न किया उसको हम कहते हैं बिजनेस एक्टिविटी। इसमें क्या दिक्कत है? किसी भी ट्रांजैक्शन पे आपने प्रॉफिट अर्न किया, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर प्रॉफिट, दिस इज बिजनेस एक्टिविटी। नहीं क्या? क्या नहीं? क्या डाउट है इसमें? माइक पे बताओ, ऐसे मत बताओ। जो प्रॉपरली बता सके वही माइक ले और बताए, दे दीजिएगा माइक। मैम इसमें प्रॉफिट ये हुआ ना कि एक बार हमने करा है सिर्फ, तो हाँ, एक बार होने पे करा। प्रॉफिट हुआ है, तो जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन एक बार करते हैं तो उसे बिजनेस क्लासिफाई थोड़ी कर सकते हैं। कर सकते हैं, कर सकते हैं। हम इसे बिजनेस क्लासिफाई नहीं कर रहे, हम इसे बिजनेस एक्टिविटी क्लासिफाई कर रहे हैं। ये एक एक्टिविटी जो आपने करी, इसका नेचर कैसा है? बिजनेस एक्टिविटी के जैसा। बिजनेस नहीं मैं बोला, हमने बिजनेस नहीं है, लेकिन एक्टिविटी का नेचर कैसा है? बिजनेस के जैसा। देयरफॉर इट इज अ बिजनेस एक्टिविटी। फिर अच्छा, आप दूसरे एंगल से भी तो देख सकते हो। ये बताओ, बेसिक तो आंसर है ही ना? बेसिक तो आंसर है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये तो आंसर है ही है। तो अब आप फंस गए ना कि ए आंसर है या बी आंसर है। अब क्या करोगे आप कर लो, आप क्या करोगे? वैसे भी तो आप देखो ना, ऑब्जेक्टिव पेपर चल रहा है, एक ही आंसर आएगा, एक ही आंसर आएगा आपके, क्योंकि आपका सिर नाम हिलना ना मैम जो आप बोल रहे हो, नहीं, आपका सिर जो नाम ही हिल रहा है, क्या करोगे? एक ही तो ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन वही चूज होगा जिस पे कोई कंफ्यूजन नहीं। इस पे तो आपको भी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, मुझे भी नहीं है, तो आंसर क्या हुआ? बेसिक। ए में आपको कंफ्यूजन है, मुझे नहीं है, ठीक है, तो कंफ्यूजन हो गई, तो आंसर क्या रहेगा? बेसिक। बाकी आप उसको ध्यान रखना, हम बिजनेस की बात नहीं कर रहे, हम बिजनेस एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। जहां प्रॉफिट आएगा वहां हम कहेंगे बिजनेस एक्टिविटी। नहीं, इस पे कोई बहस नहीं, अब बस बात खत्म हो गई है। दिस इज बिजनेस एक्टिविटी। और कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलिए फिर आज की मुलाकात खत्म हुई। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। पेज नंबर 18, और मैं उम्मीद करती हूँ आपका ये फेवरेट चैप्टर होगा, है ना? लॉ ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्या आप मर्सिडीज बेंज खरीदना चाहते हो? BMW, रोल्स रॉयस, लिमोजिन? ठीक है, वेरी गुड। तो आपका दिल कह रहा है कि हाँ, हम खरीदना चाहते हैं। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो क्या आप इन सारी गाड़ियों के डिमांड सेक्टर में आएंगे? क्या आप आएंगे? भाई आपने कहा इच्छा है, तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं इच्छा तो बेगर की भी है। सिर्फ इच्छा होने से कुछ नहीं होता, इच्छा तो सबकी बहुत कुछ पाने की है, इच्छा से नहीं चलेगा। डिजायर के साथ साथ क्या होने चाहिए? रिसोर्सेज। तो आज तो रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन 5-6 साल के बाद तो होंगे। जब आप सीए बन जाओगे, 70-80 लाख का पैकेज आपका होगा, तो 2-3 साल के बाद तो रिसोर्सेज होंगे। रिसोर्सेज भी हैं और इच्छा भी है। अब क्या डिमांड है? तो देखो, एक सिचुएशन आपके घर की भी हो सकती है और किसी और के घर की भी हो सकती है। सपोज आपके पास अच्छा खासा पैसा है घर में, ऐसी कोई पैसे की कमी नहीं है, और रूम का एसी खराब हो गया और वो रिप्लेसमेंट मांग रहा है, ठीक है, लेकिन पापा रिप्लेसमेंट करने को तैयार नहीं, वो रिपेयर के पीछे लगे हुए हैं। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, रिसोर्सेज हैं, डिजायर भी है कि एसी ठीक हो जाए, पर रिप्लेस नहीं कर रहे, रिपेयर में लगे हुए हैं। इसका मतलब कंजूस है पापा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ विलिंगनेस नहीं है।
विलिंगनेस किस चीज़ की नहीं है? मनी को स्पेंड करने की विलिंगनेस नहीं है। क्या हमेशा ही मनी को स्पेंड करने की विलिंगनेस नहीं है? ऐसा नहीं है। इस डिज़ायर पे मनी को स्पेंड करना नहीं चाहते। इसका मतलब डिमांड के लिए तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। आपकी इच्छा भी होनी चाहिए, आपके पास पैसे भी होने चाहिए, और तीसरी चीज़, उस पैसे को उस इच्छा पे लगाने की विलिंगनेस भी होनी चाहिए। जैसे बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास पैसा है लेकिन वो एक्सपेंसिव गाड़ी नहीं खरीदते। वो कहेंगे इसकी अलग दिक्कतें हैं, इस पे स्क्रैच लग जाए, तो मैंने आपको बताया था स्क्रैच जो है वो गाड़ी पे नहीं लगता, दिल पे लगता है, जब एक्सपेंसिव गाड़ी पे स्क्रैच लगता है। इसको पार्क कहाँ करें, बड़ी दिक्कत है, बड़ा सोच समझ के पार्क करना पड़ता है। रिच पर्सन है पर कह रहा है मैं तो वैगनआर खरीदूंगा, कहीं भी पार्क कर दो, जिसको ले जानी है ले जा, कहीं भी पार्क कर दो। वैगनआर पे स्क्रैच पड़ जाए, वैगनआर पर ही है, वो दिल तक नहीं आया, वहीं पर है वो स्क्रैच। ठीक कराया तो बढ़िया, नहीं कराया तो बढ़िया, ठीक कराया तो थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा, ठीक हो जाएगा। तो कोई कहेगा मैं तो पीस ऑफ माइंड लूँगा, कोई कहेगा मैं तो रोल्स रॉयस लूँगा। मर्जी आपकी है। डिमांड सेक्टर में कब आओगे? जब अपनी डिज़ायर पे पैसा खर्चा करोगे तब डिमांड सेक्टर में आओगे। तो पेज नंबर 18 की लास्ट लाइन, इफेक्टिव डिमांड फॉर अ थिंग डिपेंड्स ऑन desire, means to purchase, and willingness to use those means for that particular purchase. अब बात है कि भाई डिमांड क्रिएट कैसे होती है। फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड, सबसे बड़ा, सबसे मेजर, सबसे मेन फैक्टर प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो लॉ ऑफ डिमांड आप सबने पढ़ा हुआ है, लोअर द प्राइस हायर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। शब्दों पे थोड़ा सा फोकस करना है क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है। तो लोअर द प्राइस हायर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। ऑप्शन में दोनों आएंगे, हायर इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड हायर इज द डिमांड। तो क्या लेना है? हायर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। लोअर द प्राइस हायर इज द क्वांटिटी, higher the price, lower is the quantity provided other factors remaining constant। है तो बहुत सिंपल सा लॉ, ठीक है। जैसे आपकी बुक में हमने सीसॉ पे बिठाया प्राइस और क्वांटिटी को, तो क्या कहानी है भाई? दोनों सीसॉ पे बैठे हैं, प्राइस ऊपर तो क्वांटिटी नीचे, प्राइस नीचे तो क्वांटिटी ऊपर। है तो बहुत ही बेसिक सा लॉ, लेकिन हर कोई लगा नहीं पाता। क्यों नहीं लगा पाता? जब बिजनेसमैन देखता है कि इस समय उसका प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है और कंज्यूमर पैसे देने को तैयार है, तो उसे कितना भी समझा लो कि लोअर द प्राइस हायर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, उसको क्या लगता है? देखो इस समय कस्टमर पैसा दे रहा है, कल का पता नहीं, आज इससे ले लो। और जब हम हाई प्राइस पे चले जाते हैं, हम अपने लिए खुद ही कॉम्पिटिटर्स क्रिएट करने लग जाते हैं। कॉम्पिटिटर आपका होगा या नहीं, बहुत हद तक आपकी बिजनेस प्रैक्टिसेस पे डिपेंड करता है। अगर आप प्राइस बढ़ाते जाओगे तो वो लोग जिनके रीच में नहीं आ रहा आपका प्रोडक्ट, वो दूसरे सेलर्स के पास शिफ्ट होते जाएंगे। बेसिक लॉ है, पूरी दुनिया को पता है, जिसने बिजनेस की स्टडी करी है पता है, लेकिन लगाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि सच बात है, आती हुई लक्ष्मी को रोकना वाकई में गट्स चाहिए। अगर कस्टमर रेडी है देने के लिए, उसके बाद भी अगर आप प्राइस लो रख सकते हो, शायद गट्स से ज़्यादा मैं कहूँगी नॉलेज चाहिए। नॉलेज उस बात की कि अपने आप को कहीं तो रोकना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जितना पैसा आ रहा है आने दो, क्या करेंगे देख लेंगे, स्माइल जा रही है जाने दो, खुशी जा रही है जाने दो। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कहीं ना कहीं खुद को रोकना होगा और हमेशा दिमाग में रखना होगा, लोअर द प्राइस
हायर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। क्या आपको याद है मोनोपोली सेलर का डिमांड कर्व कैसा होता है? मोनोपोली सेलर का डिमांड कर्व, उसकी शेप, अच्छा नॉर्मल डिमांड कर्व कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, स्लोपिंग डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्या दिखाता है? इनवर्स रिलेशनशिप। मोनोपोली सेलर का कैसा होता है? कमाल की बात है, बिल्कुल सेम होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। यानी कि मोनोपोली सेलर को भी इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा, भाई तुम्हारे लिए भी रूल तो यही लगेगा। क्या रूल लगेगा? लोअर द प्राइस, हायर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। नहीं तो उसका डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग ना बना देते हम कि तुम तो मोनोपोली सेलर हो, जितना मर्जी चार्ज कर लो ना। डिमांड कर्व उसका भी क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। और बिजनेस में चलने का एक ही रूल है, लोअर प्राइस हाईएस्ट क्वालिटी। फिर इस कॉम्बिनेशन को कोई भी बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ पेपर के लिए नहीं है ना, हम तो बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं कि भाई बिजनेस चलाना कैसे है। तो बिजनेस को चलाने के लिए हमेशा याद रखना लोअर प्राइस हाईएस्ट क्वालिटी। अब ये जो एक लाइन लिखी है ना, रैशनल फॉर लॉ ऑफ डिमांड, इसका मतलब है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि प्राइस के कम होने पे क्वांटिटी बढ़ जाती है? ऐसा क्यों होता है? आप बताओ, आप डिस्काउंट में सामान ज्यादा क्यों खरीदते हो? भाई प्राइस के कम होने पे क्वांटिटी क्यों बढ़ती है? तो आपने कहा प्रॉफिटेबल होता है। प्रॉफिटेबल मतलब बचत होती है। रीच में आता है उन लोगों के भी जो लोग हाई प्राइस पे उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो प्राइस लो होते ही नए कस्टमर आपको मिलते हैं। दूसरा, ऐसा भी हो जाता है फिर सब्स्टिट्यूट के कंपैरिजन में प्राइस इसका कम हो जाए। तो अगर सब्स्टिट्यूट के कंपैरिजन में प्राइस कम हो गया तो कस्टमर क्या करेंगे? शिफ्ट कर लेंगे आपके प्रोडक्ट पे। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता रहता है कि प्राइस अगर लो होगा तो क्वांटिटी हायर होगी। फिर देखें और फैक्टर, मेन फैक्टर तो खैर प्राइस ही है, बाकी भी फैक्टर हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दो ही गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जाम्पल, प्लीज इंक और इंक पेन मत देना, कार और पेट्रोल मत देना। और कोई एग्जाम्पल है आपके पास, या आपने एग्जाम्पल भी रट्टा मार रखे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये सोचना पड़ रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो साथ में यूज करने पड़ते हैं। और सब्स्टिट्यूट्स जो एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं। सब्स्टिट्यूट का एग्जाम्पल, टी कॉफी मत देना। तुम बताओ, पहले तुम बताओ, टी कॉफी क्या सब्स्टिट्यूट है? तुम खुद ही बताओ। जो लोग चाय पीते हैं क्या वो इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कॉफी के लिए? नहीं। और जो लोग कॉफी पीते हैं वो तो कभी चाय के लिए सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमने ये भी रट्टा मार रखा है मेरी बुक में भी यही क्योंकि है हमारे स्टडी मॉड्यूल में भी यही, और इसलिए यहाँ पर है क्योंकि पेपर में आएंगे भी यही कि भाई सब्स्टिट्यूट कौन से हैं, तो चूज तो यहीं से करना पड़ेगा। पर हाँ, आपको बताना चाह रही थी कि रियल में ये सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, पर हाँ हम कह सकते हैं जैसे शायद पीवीआर और सिनेपोलिस सब्स्टिट्यूट है। दोनों में से कहीं भी आपको टिकट मिल जाए आप चले जाओगे। किनले और एक्वाफाइना सब्स्टिट्यूट हैं, दोनों में से कोई भी वाटर बॉटल मिल जाए आपको कोई इश्यू नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं, कुछ ने कहा सब्स्टिट्यूट हैं। बाकी वो डिपेंड करता है प्राइस पे। हमेशा मेन फैक्टर प्राइस रहेगा। जैसे पेप्सी और कोक, ठीक है, अभी तो क्योंकि दोनों 40 रुपए पर हैं तो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है। मुझे पेप्सी पसंद है, मुझे कोक पसंद है। सपोज कोक हो गई 35, तो जो पेप्सी वाले हैं वो कहेंगे कोक इतनी भी बुरी नहीं है, कोक पी जा सकती है। तो मेन फैक्टर हमेशा रहेगा प्राइस। लेकिन अब अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट्स की,
तो एक रिलेशनशिप जो उम्मीद है हम सब समझ सकते हैं, अगर इंक का प्राइस बढ़ता है, अगर इंक का प्राइस बढ़ता है तो फिर इंक पेन की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कारण क्योंकि दोनों इकट्ठे यूज करने पड़ रहे हैं, तो अगर एक का भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। और अगर इंक पेन का प्राइस कम होता है, इंक का प्राइस कम होता है तो इंक पेन की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ता है तो फिर कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर पेप्सी का प्राइस गिरता है तो कोक की डिमांड गिर जाएगी। ये बात समझ में आती है? बेसिक प्रैक्टिकल बिहेवियर है जो हम सब लोग करते हैं। यानी कि इंक और इंक पेन के केस में रिलेशनशिप चल रहा है इनवर्स, और पेप्सी और कोक के केस में डायरेक्ट। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इनवर्स और सब्स्टिट्यूट्स के केस में डायरेक्ट। एग्जामिनर का ये फेवरेट पार्ट है, बारी बारी क्वेश्चन इस टॉपिक पर है। सिर्फ इतना सा, कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी का क्या होगा, सब्स्टिट्यूट का प्राइस गिरा तो क्वांटिटी का क्या होगा। उम्मीद है हम सबको क्लियर है अच्छे से ये, इसमें तो कोई गलती होने के चांसेस नहीं है। सबको समझ भी आ गया? आपको लिखना है, आप लिखना चाहोगे? वैसे ये लास्ट में लिखा हुआ है, पेज नंबर 20 लास्ट में ये लिखा हुआ है, उस पर आप एक बार स्टार लगा लो बस, कि आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगला फैक्टर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जनरल रूल क्या होता है? मोर इनकम मोर डिमांड। ज़्यादा इनकम है तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, लेकिन इंफीरियर गुड्स के केस में मोर इनकम लेस डिमांड। जैसे अभी आप घर से MKG, हो सकता है रिक्शा से आते हो, ऑटो से आते हो, लेकिन एक बार आप CA बन जाओगे तो फिर आप अपनी गाड़ी ले लोगे और रिक्शा ऑटो आप छोड़ दोगे। तो रिक्शा और ऑटो आपके लिए क्या है? इंफीरियर प्रोडक्ट। आपकी इनकम आपके हाथ में आते ही आपने इसको छोड़ दिया। और साथ में होता है नेसेसिटीज। नेसेसिटीज के केस में क्या होता है? विद द चेंज इन इनकम देयर इज नॉट मच चेंज इन डिमांड। सपोज आज घर जाने के बाद आप डिनर करने बैठे हो और आपने फर्स्ट बाइट खाई, और खाने के बाद एकदम आपने मम्मी को कहा कि मम्मा आज नमक बहुत तेज है खाने में। तो मम्मा ने कहा हाँ बेटा, पापा की प्रमोशन हो गई है। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो क्या कारण है? क्या मतलब हुआ? इनकम के बढ़ने से सॉल्ट नहीं बढ़ेगा। हाँ, इनकम के बढ़ने से घर में AC आ सकता है, घर में गाड़ी आ सकती है पापा की प्रमोशन होने से, सॉल्ट नहीं बढ़ेगा। कारण नेसेसिटी है। लेकिन एक चीज आप समझना, हम ये नहीं कहते कि नो चेंज इन डिमांड, हम हमेशा ये कहते हैं नेसेसिटी के केस में नॉट मच चेंज इन डिमांड। ये उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम आज इतनी कम है कि सब्जी में जितना नमक डलना चाहिए उतना भी नहीं डाल पा रहे। उन लोगों के केस में क्या होगा? इनकम के बढ़ते ही जितना नमक चाहिए उतना प्रोपोर्शन आ जाएगा। इसलिए हम ये नहीं कहते नो चेंज एट ऑल, पर हम कहते हैं माइन्यूट चेंजेस इन डिमांड। और फिर अगला फैक्टर है, लास्ट फैक्टर करेंगे आज का, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। और इसमें एक इफेक्ट आ रहा है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ये शायद आप लोग करते होंगे, आपके फेवरेट स्टार्स, आपके फेवरेट क्रिकेटर्स किसी ब्रांड को इंडोर्स करते हैं, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो आप सब अगर ऐसा करते हो कि आपको भी वो चीज़ चाहिए, तो इसे क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, चलो आज इतना ही करेंगे। आपका होमवर्क,
अच्छा, डेप्रिसिएशन का होमवर्क कर लिया होगा ना आपने? 3 ही क्वेश्चन थे वो तो। एक तो इको के चैप्टर नंबर 1 के हमारे पेंडिंग क्वेश्चंस आप सारे कर लेना। 15 ही करे थे ना हमने क्लास में, बाकी सारे क्वेश्चंस आप कर लेना, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आप रीड आउट कर लेना पेज नंबर 18 टू पेज नंबर 26, इकोनॉमिक्स। ये जो हमने अभी करा है ये आप 10 मिनट में रीड कर लोगे, पेज 18 टू पेज 26। थैंक यू so much and keep smiling.